नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कासगंज से है, जहां बिजली विभाग की टीम पर हमला हुआ है। बकाया बिल लेने अजीजपुर गांव पहुंची थी बिजली विभाग की टीम, लेकिन कुछ दबंगों ने फावड़े से हमला कर दिया। हमले में कर्मचारी बाल बाल बचे हैं। पीड़ित ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई है। पीड़ित कर्मचारी ने 2 नामजद और 4 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिजली कर्मचारी जब यहां पर बकाया बिल मांगने के लिए पहुंचा था तो कैसे उसके ऊपर फावड़े से हमला किया गया, वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस में तहरीर दे दी गई है। पुलिस अब इन तस्वीरों के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। डिस्कनेक्शन गए थे। कहाँ गए, कौन से गांव में? अजीजपुर। हाँ, तो क्या हुआ अजीजपुर में? किसके कनेक्शन पे थे? सुरेंद्र के पे। क्या हुआ फिर वो? बकाया बिल दो पे जी। उन्हें ईंट मार दी। फिर लाइन क्यों खोल दी? तो उन्हें बकाया बिल है जी। तो वो भजते आए पौड़िया लेके। पौड़िया उबाई, पौड़िया एक बार हम बचा दी, फिर उन्हें ईंट मार दी हमारे। थाना गंज डुडवारा के गांव अजीजपुर में बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर के द्वारा बिजली से संबंधित बकाया की वसूली हेतु गांव में जाकर और उपभोक्ता के बिजली के कनेक्शन काटने पर हुए विवाद को लेकर थाना गंज डुडवारा में उनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को नामजद किया गया है। इससे संबंधित एक अभियुक्त को थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर अवैध रूप से चल रहे कॉन्सेप्ट हेडक्वार्टर हुक्का बार में एडीसीपी ने छापेमारी की है। पुलिस ने संचालक, मैनेजर और 8 रेस्टोरेंट स्टाफ को हिरासत में भी ले लिया है। मौके से 8 हुक्के बरामद किए गए हैं और साथ ही रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छापेमारी हुई है। अवैध रूप से यहां पर कॉन्सेप्ट हेडक्वार्टर हुक्का बार चल रहा था। एडीसीपी ने यहां पर छापेमारी की। पुलिस ने संचालक, मैनेजर और 8 रेस्टोरेंट स्टाफ को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और मौके से 8 हुक्के भी बरामद किए गए हैं। साथ ही रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। एक मुखबिर के थ्रू हमें सूचना मिली कि यहाँ पे लोग हैं, काफी लोग भीड़ इकट्ठा है और हुक्का चल रहा है। तो हमने अपनी यहाँ पे फोर्स को भेजी। जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो भी यहाँ पे आए। सभी लोग ने जब आके देखा तो मौके से हम लोगों को 8 हुक्के बरामद हुए हैं। उसके साथ साथ जो संचालक हैं, इसके मैनेजर हैं, उनको पकड़ लिया गया है, उनको बैठाया गया है थाने में। और जो इनके 7-8 लोग स्टाफ वाले हैं उनको भी पकड़ लिया गया है। इनके ऊपर जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और जो भी यहाँ पे कस्टमर्स है उनको भी 41A की नोटिस तामील कराई जा रही है और ये इंश्योर कराया जाएगा कि आगे से इस प्रकार की हरकत। कल से वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। इस चरण में 60 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यूपी में हर जिले में 3 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। सरकारी अस्पताल में फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, तो वहीं प्राइवेट अस्पताल में 1 डोज के लिए आपको 250 रुपए देने होंगे। कल के वैक्सीनेशन में जो हमारे सरकारी चिकित्सालय हैं वहाँ पर तो ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जहाँ पर वैक्सीनेशन होगा वहाँ लाभार्थी से 250 रुपये लिए जाएंगे। 150 रुपये भारत सरकार के द्वारा एक अकाउंट दिया गया है, वो इलेक्ट्रॉनिकली वो चिकित्सालय ट्रांसफ़र करेगा। उसकी रिसिप्ट देखने के बाद ही उनको वैक्सीन दी जाएगी और वैक्सीनेशन का कार्य मैन पावर, एडी सिरिंजेस, कार्ड, इन सब की व्यवस्था करने की AFI, इन सब की जिम्मेदारी जो है वो उस संबंधित चिकित्सालय की होगी। जिलों में कल 3 सेंटरों पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने का कार्यक्रम है। इन सेंटरों पर जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर निःशुल्क ये वैक्सीन लगेगी, जबकि प्राइवेट अस्पताल में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसको 250 रुपया पे करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के सभी प्रधानमंत्री आरोग्य रजिस्टर्ड सेंटरों पर 4 मार्च को बड़े स्तर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन की कीमत प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपया रखा गया है, जिसमें से 150 रुपया भारत सरकार को जाएगा, जबकि 100 रुपया उस प्राइवेट अस्पताल को मिलेगा। माना जा रहा है कि इस अभियान के तहत 45 से लेकर 59 साल के उन लोगों को भी वैक्सीन मिल सकेगी जो लोग किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं। हालांकि वैक्सीन लगाए जाने से पहले उनको रजिस्टर्ड एक डॉक्टर से एक प्रमाण पत्र भी लाना होगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।
और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। वाराणसी पहुंचे जेपी नड्डा ने बीजेपी के सबसे हाईटेक ऑफिस का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ऑफिस की बात करें तो ये ऑफिस रोहनिया में बनाया गया है। यहां से 14 लोकसभा और 62 विधानसभा क्षेत्रों को डील किया जाएगा। ये दफ्तर करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। 4 मंजिला इस ऑफिस में एक बार में 300 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते हैं। दफ्तर में सभी अध्यक्षों के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। नई बिल्डिंग में क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर महानगर अध्यक्ष तक का ऑफिस है। इसके अलावा दफ्तर में लाइब्रेरी, हर फ्लोर पर मीटिंग हॉल के साथ साथ रहने की व्यवस्था भी की गई है। ये जनता पार्टी जिसने मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों के साथ अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की और निरंतर आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज जिस रूप में देश और दुनिया के अंदर राजनीतिक दलों के लिए एक नए आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आज देश के नौजवानों का विश्वास, देश के मजदूरों का विश्वास, देश के किसानों का विश्वास, देश की महिलाओं का विश्वास आज ईमानदारी के साथ किसी एक राजनीतिक दल पर अटूट भाव के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता तो वह दल है भारतीय जनता पार्टी। आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये भव्य क्षेत्रीय कार्यालय जिसका श्री गणेश करने का मुझे सौभाग्य मिला, वह अब पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम में आएगा। पार्टी को आगे बढ़ाना है, इसलिए सभी जिलों में हमारा भव्य कार्यालय होना चाहिए और कार्यकर्ताओं को काम करने की व्यवस्था हो। देश में लगभग 400 कार्यालय बन गए हैं और केंद्रीय कार्यालय भी बन करके हम लोगों के लिए समर्पित हुआ और उत्तर प्रदेश में भी 80 कार्यालय बनने हैं, 51 बन चुके हैं और आज काशी और प्रयागराज को मिलाकर 53 कार्यालय उत्तर प्रदेश में भी बन गए हैं और मुझे बताया गया है कि अक्टूबर महीने तक हम 80 के 80 कार्यालय बना लें। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर हैं। बीजेपी ऑफिस का उद्घाटन करने के साथ साथ जेपी नड्डा ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान संकल्प को दोहराया। वहीं नड्डा के इस दौरे से यूपी सरकार के मंत्री काफी उत्साहित नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्होंने संबोधित भी किया। भाजपा अध्यक्ष ने बैठक में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान संकल्प को दोहराया। बैठक में उन्होंने कहा कि देश में अभी भी मोदी लहर चरम पर है। गुजरात निकाय चुनाव परिणाम इसका ताजा उदाहरण है। केरल, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अगले साल यूपी में भी चुनाव है। ऐसे में पार्टी के निचले कार्यकर्ता से लेकर और उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी भूमिका बढ़ जाती है कि वाईफाई से पूरा 4 मंजिला ये कार्यालय लैस है, जगह जगह सम्मेलन का कॉन्फ्रेंस हॉल है। इसके अलावा आईटी की लड़ाई लड़ने के लिए एक अलग एरिया है ऊपर। एक साथ यहाँ पर 150 से ज़्यादा लोग भोजन कर सकते हैं, उससे बड़ी छत है। इसके अलावा अलग अलग महानगर अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष, संगठन मंत्री, तमाम सारे लोग जो बड़े पदाधिकारी हैं संगठन के, उनके कमरे अलग हैं। यानी कि रणनीति बनाने के लिए जगह भी खूब है और काशी का माहौल भी इस समय चुनावी है। चुनाव का बिगुल आज की तस्वीरें ये बता रही हैं कि बच गया है। वाराणसी में जेपी नड्डा ने बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव और 2022 से पहले विधानसभा चुनाव हमारे सामने है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक ली, जिससे हमारा उत्साह बढ़ेगा। पंचायत चुनाव भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष के भी चुनाव हैं, विकास खंड के प्रमुखों के भी चुनाव हैं, विधान परिषद के भी कुछ चुनाव आएंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा के आम चुनाव भी आ ही रहे हैं। हम तो चुनावी वर्ष में चल ही रहे हैं, तो हमारे श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी मार्गदर्शन मिलेगा, हम लोग तो उम्मीद करते हैं और कैसे बेहतर हम जनता की सेवा कर सकते हैं। यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ये बैठक पंचायत चुनाव हो या 2022 का यूपी चुनाव, सभी के लिए हमारे उत्साह को बढ़ा रही है। एक अच्छे वातावरण में कार्यालय से मार्गदर्शन प्राप्त होगा और बेहतरी से हम लोगों को सुविधा मिलेगी अपने कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में।
सीएम योगी ने वाराणसी में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री आरोग्य मेला संचारी रोग नियंत्रण के लिए शुरू किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि देश और प्रदेश में कोरोना वायरस के साथ ही हम दिमागी बुखार उन तमाम बीमारियों को मात देने की कोशिश में हैं जिनके चलते अक्सर हजारों मौतें हुआ करती हैं। उन्होंने कहा कि बाहर शौच करने, गंदगी और शुद्ध पेयजल के अभाव के चलते कई तरह की बीमारियां होती हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाकर हर घर को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया। उत्तर प्रदेश के जिन 38 जनपदों में दिमागी बुखार के मामले आते थे, आज जब हम इसको अंतिम चरणों में पूरी तरह नियंत्रण करने की ओर अग्रसर हुए हैं, पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने बीमारी पर 75% और मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। जो बचा है इसको हम आने वाले समय में पूरी तरह समाप्त करेंगे, बीमारी को पूरी तरह रोकथाम करेंगे। वहीं वाराणसी पहुंचे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दावा किया कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत अब पहले से सुधरी है और एनसीआरबी के आंकड़े और प्रदेश में निवेश बढ़ना इस बात का संकेत भी है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दिन रात मोदी के सपने देखते रहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव नजदीक आने पर ही प्रियंका मंदिर क्यों जा रही हैं। पता नहीं उनसे कौन किसी ने पूछा था कि आप डरते हो या नहीं डरते हो, तो नहीं डरते तो बोलने की क्या जरूरत है, और कोई पूछ रहा है तो बताओ। तो ये उनको जीते मतलब जागते हुए और सोते हुए उनको यही कुछ सपने आते होंगे। नहीं, वो मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं, अच्छी चीज़ है, मगर चुनाव आते आते ना जाएं। जब चुनाव के पहले भी 5 साल जो होते हैं, 4 साल, उसमें भी जाते ना तो अच्छा रहेगा। आखिरी सवाल तक। यूपी में आज 2 जगहों पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। मेरठ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसान महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को डेथ वारंट करार दिया। उधर किसान नेता राकेश टिकैत भी यूपी में लगातार महापंचायत कर रहे हैं और आंदोलन को धार देने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर शामली से टिकैत ने किसानों से आह्वान किया है कि किसान बिल्कुल तैयार रहें, कभी भी दिल्ली कूच करना पड़ सकता है। टिकैत ने यह भी साफ कर दिया कि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन और पूरे देश में किसानों की महापंचायत दोनों चलते रहेंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते हैं। मेरठ में किसानों को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान नेता राकेश टिकैत के रोने का जिक्र करते हुए कहा कि जब किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत रो पड़े थे तो मुझसे ये देखा नहीं गया। वहीं राकेश टिकैत लगातार किसानों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। महान किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र राकेश सिंह टिकैत जी पिछले कितने दिनों से वो गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर अपने लिए नहीं कर रहे थे। उनको क्या जरूरत है, भगवान का दिया उनके पास सब कुछ है। वो किसानों के लिए इतने दिनों से अपना शरीर ताप रहे थे, इतना शरीर गला रहे थे, और सरकार ने अपनी पुलिस भेज के, अपने गुंडे भेज के उनके साथ जो व्यवहार किया, उनकी आंखों से आंसू आ गए, वो भावुक हो गए। भाई साहब, ये नहीं देखा गया हमसे। ये तो पंचायत तो करनी पड़ेगी ना, पूरे देश की प्रॉब्लम है तो पूरे देश में जाना पड़ेगा। धरना भी चलता रहेगा, तो अपना काम है वो तो करना चाहिए। जा रहे हैं अभी तो 24 मार्च तक के प्रोग्राम लग रहे हैं, जाएंगे पूरे देश भर में जाएंगे। दिशा निर्देश कर रहे हैं कि तैयार रखो, कभी भी दिल्ली की कॉल हो सके, ट्रैक्टर में तेल भरवा कर तैयार रखो, कभी भी जाना पड़ सके। और अब खबर इटावा से, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सभासद के 2 भाइयों की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रंजिश की वजह से 25 फरवरी को 3 लोगों ने मिलकर जितेंद्र और मोनू की हत्या कर दी थी। इटावा कोतवाली के कबीरगंज में समाजवादी पार्टी के पूर्व सभासद के भाई जितेंद्र वर्मा और मोनू की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इटावा के पुलिस अधीक्षक नगर प्रशांत कुमार सिंह ने पत्रकारों को ये जानकारी दी। 25 फरवरी की रात 10 बजे के आसपास जितेंद्र वर्मा की उस वक्त गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वो बाइक से अपने घर रात के अंधेरे में वापस जा रहा था। 25 फरवरी की रात में मोनू वर्मा नामक व्यक्ति जो रात्रि में अपने घर वापस आ रहे थे मोटरसाइकिल से, उन्हें उनके घर के पास ही कुछ बदमाशों के द्वारा घेरकर उन्हें गोली मार दी गई थी।
जिनकी मृत्यु मौके पर हो गई थी। आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है और इसमें 3 अभियुक्तों की आज गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का नाम है बेटू चौधरी, इसरार और रानू। इन अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे और 2 कारतूस भी इसमें बरामद हुए हैं। और अब खबर देवरिया से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान एक अजीब वाकया सामने आया। दरअसल कुछ लोग बैलगाड़ी से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के प्रोग्राम में जा रहे थे। जैसे ही बैल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, उसने कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं को लात मार दी। बताया जा रहा है कि कुछ लोग बैलगाड़ी के पास खड़े होकर ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी बैल ने कार्यकर्ताओं को लात मार दी। ये तस्वीरें देखिए आप। यहाँ पर ये कांग्रेसी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बैलगाड़ी से जब ये कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उसी दौरान आप देखिए कैसे बैल लात मार देता है कांग्रेसी कार्यकर्ता को। खबर बुलंदशहर से, जहां पर सरकारी अस्पताल से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि क्या यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे हैं। दरअसल सरकारी अस्पताल में बिजली नहीं है। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में यहां पर मरीजों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव झुमका का यह अस्पताल है, जहां पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है और टॉर्च के भरोसे आप देखिए यहां पर इंजेक्शन लगाया जा रहा है। और चलिए अब आपको वाराणसी से आ रही तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आज एक के बाद एक कार्यक्रमों में यहां पर सभी लोग शामिल हो रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के हाईटेक ऑफिस का उद्घाटन हुआ और अब समाज के वरिष्ठ जन के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के ऐसे लोग जो कि समाज को लेकर अपने विचार रखते हैं, कैसे चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, इन तमाम बातों को लेकर चिंतन मंथन करते हैं। ऐसे लोगों के साथ इस वक्त संवाद कार्यक्रम चल रहा है। देखिए मंच पर आप सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। कोशिश यही की जा रही है कि समाज के हर वर्ग, हर तबके के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जा सके, उनसे बातचीत के माध्यम से जाना और समझा जा सके कि सरकार के कामकाज को लेकर और योजनाओं को लेकर उनका क्या कुछ मानना है, क्या विचार है। प्रदेश के सह संगठन मंत्री माननीय श्री भवानी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, आज के इस विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी यहाँ पर उपस्थित महानुभाव, प्रबुद्धजन, पूज्य संतजन, बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का आप सभी काशी वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। पूरा प्रदेश और काशी वासी इस बात के लिए गर्व की अनुभूति करते हैं कि काशी को जहां भारत की सांस्कृतिक धुरी का केंद्र बिंदु होने का सौभाग्य प्राप्त है, वहीं साथ ही साथ देश और दुनिया को वर्तमान में जो यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, वह नेतृत्व देश को काशी ने ही दिया है और काशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करता है। सचमुच वैश्विक पटल पर काशी अपनी पुरातन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अछूते बनाए रखते हुए जिस एक नए तेज और ओज के साथ दिखाई दे रहा है, वह एक भविष्य की काशी है जो दुनिया का मार्गदर्शन न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में बल्कि भौतिक विकास की उन आकांक्षाओं को पूर्ति कैसे किया जा सकता है, इसका दिग्दर्शन भी काशी करेगी। और काशी ने विगत 6 वर्षों के अंदर मजबूती से उस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मैं काशीवासियों आप सबका इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं।
आज का ये प्रबुद्ध जनों के साथ, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रबुद्ध जनों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर है। और मैंने इस बात का आग्रह किया था कि संवाद सीधे, मैं तो काशी में लगभग मेरा हर महीने आगमन होता है और हर महीने काशी के साथ जुड़ करके काशी के विकास को प्रधानमंत्री जी के भाव भावनाओं के अनुरूप, काशी का विकास काशी की जनता की आशा और आकांक्षाओं के अनुरूप हो सके, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इसके लिए निरंतर प्राप्त होता है। आपने कोरोना कालखंड में भी देखा होगा कि लॉकडाउन था, उस दौरान भी काशी वासियों से प्रधानमंत्री जी ने सीधे संवाद किया था और जैसे ही गतिविधियां प्रारंभ हुई थी, उन्होंने काशी में आकर के काशी की योजनाओं को मूर्त रूप देते हुए उनका लोकार्पण भी किया और देव दीपावली के अवसर पर काशी से कोरोना को सदैव को समाप्त करने के आह्वान के साथ काशी वासियों को भी अपने साथ जोड़ा था। कितना भव्य आयोजन देव दीपावली का था। सभी गतिविधियां फिर से प्रारंभ हो गई। इसलिए मैंने स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस बारे में अनुरोध किया था कि सीधा संवाद आपका काशी वासियों के साथ हो, क्योंकि काशी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आपका यह पहला आगमन है। मैं इसलिए काशी वासियों की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। लोकसभा चुनाव में आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भी थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो मजबूती प्राप्त हुई, बात सबके सामने है। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि इस दौरान उत्तर प्रदेश को 2 एम्स मिले और मित्रों 1947 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और 2016 से 2021 के बीच में इस समय हम उत्तर प्रदेश के अंदर 30 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। काशी तो जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का एक नया हब बन चुका है, जो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नेपाल, इन सभी के स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बेहतर केंद्र के रूप में उभरा है।